बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा नाम नादिया है और मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये इन दिनों की बात है जब मैं 16 बरस की थी। मेरे अब्बा एक स्कूल में क्लर्क थे। एक ही बहन थी। मेरी फूफो की शादी एक अमीर घराने में हुई थी। मेरी सालगिरह थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी तो इतने वसाइल नहीं थे, फिर भी मेरी सालगिरह ज़रूर मनाते थे। अब्बा ने फूफो को भी इनवाइट किया। मेरी सालगिरह पर इनका एक ही बेटा था जो 4 साल का था। इसकी मेरे साथ बहुत बनती थी। फूफो मेरी सालगिरह वाले दिन मेरे लिए बहुत सारे तोहफ़े लेके आई थी। अम्मा ने भी काफ़ी खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। फूफो अपने शौहर और बेटे के साथ आई थी। मैं फूफो से मिली। इनका बेटा दीदी दीदी कहकर मेरी तरफ लिपका। मैंने उस बच्चे को उठाकर अपने रूम में ले गई। काफ़ी टाइम हम दोनों खेलते रहे। इतनी देर में अम्मी बुलाने आ गई। फूफो लोग जा रहे हैं, बाहर आ जाऊं और आयगान को भी ले आऊं। आयगान को लेकर बाहर गई तो फूफो लोग जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने उसको उठाया हुआ था। फूफो से मैं बोली, आज इसको इधर ही छोड़ती जाएं, सुबह अब्बू छोड़ आएंगे। इनका दिल तो नहीं था कुछ खास है उसे इधर छोड़कर जाने का। जब मैंने बहुत जोर डाला तो फूफा जी से भी बोली, प्लीज़ छोड़ जाएं, एक रात की ही तो बात है, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, मेरा भाई है। आखिरकार फूफो मान गई। अरयान को इधर ही छोड़ गई। फूफो लोगों के पास बहुत ही खूबसूरत न्यू मॉडल कार थी। हम लोग फूफो को दरवाजे तक छोड़ने गए। फूफो लोगों का कार देखकर मेरा भी दिल चाहा मेरे पास भी ऐसी कार हो, लेकिन ख्वाहिश ही कह सकते हैं, कुछ चारा नहीं था। फूफो लोग चले गए। मैं अरयान को उठाए अपने कमरे में ले आई। उसे बिठाकर खुद बाहर उसके खाने के लिए कुछ लेने गई। किचन में गई, यही प्लेट में खाना निकाल रही थी। अम्मी आई। उन्होंने बहुत डांटा कि उसको रखने की क्या जरूरत थी। मैं बोली, माँ देखो फूफो इतने महंगे महंगे तोहफे लेकर आती हैं, हमें भी वो अकेली ही इतना सारा सामान हमारे लिए लाती हैं, हमारा भी तो फर्ज बनता है। फूफो मर जाए तो माँ की शादी करूँगी फूफा से। माँ बोली, पागल हो गई हो, तुम्हारा भला मैं क्यों एक रंडवे से ब्याह जाऊंगी। मैंने कहा, बहुत माला दौलत के लिए मेरी माँ। अम्मी भी लालची औरत थी। अभी हम लोग यही बातें कर रहे थे, अब्बू जल्दी से बाहर आए। आके बताया, तुम्हारे फूफो और फूफो का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने क्या सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी अल्लाह जी मेरे सुन लेंगे। अम्मी अब्बू मेरे अस्पताल चले गए फूफो और फूफा के पास, लेकिन मैं अरयान घर थे। अरयान को कुछ नहीं बताया, खाना खा लिया और मैंने कहा ऐसे कहानी सुनाने लगे। मेरी कहानी सुनते सुनते वो नींद की वादी में जा चुका था। एकदम उठकर बैठ गई। साथ ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं किचन में गई, माचिस जलाई और इमरजेंसी लाइट ढूंढी। फिर दरवाज़ा जाकर खोला। आगे अब्बा रोते हुए खड़े थे। मैंने पूछा, अब्बा क्या हुआ है? उन्होंने बताया, तुम्हारी फूफो इस दुनिया से चली गई हैं। दिल में बड़ा खुश हुई। अब मैं फूफा से शादी करूंगी, लेकिन अब्बा के सामने थोड़ी दिखावे से परेशानी दिखाई दी और पूछा, फूफा तो ठीक है? उन्होंने बताया, अभी तक तो जिंदा हैं, लेकिन आगे का कोई पता नहीं है। मैंने जाकर जाए नमाज बिछा दी। फूफा को मंजूर होता उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करने लगी, मेरी ज़िंदगी संवर जाए। लेकिन होता वही है जो अल्लाह के लिए दुआएं मांगने लगी। इनके बाद उनके भी मर जाने की खबर आ पहुंची। मेरे सारे ख्वाब बह चुके थे, लेकिन और उम्मीद भी थी अरयान की बदौलत। क्या पता वो मुझे मिल जाए जो मैं चाहती थी। लेकिन हम गए सारे गम की रस्म अदा की। कुल के बाद ये फैसला हो गया जो घर बगैर सारी प्रॉपर्टी अरयान के नाम हो जाए और घर को बेचकर अरयान के नाम रकम में बैंक में जमा करवा दी जाए। अरयान के अब्बू के दोस्त ने कहा, अरयान को वो साथ ले जाएंगे। मैंने अब्बा से कहा, हमें क्या जरूरत है इसका बोझ उठाने की, वो खुशी खुशी खुद उठाए हैं। मैंने अब्बा और अम्मा दोनों को साथ बिठाकर बोला, इतना प्यारा सा लड़का है, पैसा जायदाद सब इसके नाम है, तो बड़ा होगा तो इसे मिलेगा। लेकिन ये जो घर वो पैसे अरयान के नाम पर जमा हो गया, अरयान ने पढ़ना होगा, बाकी खर्चे वगैरह के लिए आपको इजाज़त मिल जाएगी निकलवाने की, तो इसे पास रख लें, हम मौज कर लेंगे। अब्बा, तुमने सोचा नहीं, तुम्हारी औलाद का भी हक है अच्छा पहनने ओढ़ने का। अब्बा ने कहा, ठीक है, वो अरयान के अब्बा के दोस्त से बात करता है। अब्बा ने बात की तो उससे पूछा गया किसके साथ रहना है। उसने मेरी उंगली पकड़ ली। हम लोग इसे घर लेकर आ गए। शुरू में अम्मा भी उसके साथ ठीक थी और मैं भी, लेकिन बाद में इसे तंग पड़ गई। अब्बा से मुझसे ज़्यादा फोकियत देने लगे। एक तो वो लड़का था, दूसरा उसकी बदौलत उनको बहुत पैसे मिलते थे। अम्मा का रवैया उसके साथ बहुत बुरा था।
स्कूल में जाता था, क्रिकेट खेलने जाता था। हमारे मोहल्ले में एक ग्राउंड के साथ कुछ खाली खाली कट था। उधर 3 दोस्त रहते थे जो नए नए आए हुए थे। अरमान और उसके दोस्त ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाते इस फ्लैट की खिड़की का शीशा तोड़ दिया। उस दिन तो उन्होंने आयगान को माफ कर दिया। उन्होंने नया शीशा लगवा दिया। चंद दिन गुजरने के बाद आयगान लोगों ने फिर उधर खेलते हुए शीशा तोड़ दिया। इन तीनों लड़कों ने बाहर निकल कर आयगान और उसके दोस्तों को बहुत मारा। आयगान का दोस्त अपनी एक जवान बहन के साथ उधर गली में ही रहता था। फिर आयगान और उसके दोस्त ने सीधी लगाई थी कि इन 3 लड़कों से आए दिन उनको तंग करते रहते हैं। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ, बाहर कूड़े वाले ढेर से गंदे शापर उठाकर इन तीनों लड़कों के फ्लैट में फेंक कर घर से माचिस से आग लगा दी। वो तो शुक्र है कि वक्त पर पहुंच गई। खैर उनका बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक नुकसान भी हो गया था। उन्होंने घर आकर मेरी अम्मी से शिकायत लगाई, लेकिन मेरी अम्मी ने उन लड़कों को ये कहकर टाल दिया, आयगान के मामा जी आएंगे तो मैं उनसे खुद बात करना। वो लड़के जब दोबारा आए तो मालिक मकान को साथ लेकर आए। उन्होंने आकर न सिर्फ अरमान की शिकायत लगाई बल्कि एक रकम भी लेकर गए। मेरी अम्मी बहुत खफा हुई। अब्बा पर क्यों रकम दी, लेकिन अब्बा ने कहा जो रकम दी कौन सा मैंने अपनी जेब से दी, अरगान के पैसों से दी है। लेकिन जब अरगान घर आया मैंने इसे खूब मारा। वो रात को मेरे ही कमरे में सोता था और वो 10 साल का था। अम्मा अब्बा के रूम में से तो बातों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन समझ न आया क्या बात हो रही है। मैंने जैसे ही करवट बदली और देखा कि अरगान अपनी चारपाई पर नहीं, मैं जल्दी से उठी, बाहर निकली, देखा अरगान अब्बा अम्मा के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा है। उसको बाजू से पकड़ा और अपने रूम में ले आई और सर डांटा भी कि किसी की छुप कर बातें नहीं सुनते। अगली सुबह मैं बालों में कंघी कर रही थी। आज मुझे कॉलेज से छुट्टी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अरगान सामने था। मैंने बोला जाकर दरवाज़ा खोलो। आगे से न्यूज़पेपर वाला था। दरवाज़ा खोलने पर मुझे भी वो नजर आया था, क्योंकि मैं मेन गेट के करीब ही बैठी बालों को सुलझा रही थी। वो जवान सा लड़का और प्यारा भी था। मैं न जाने इसकी तरफ क्यों देखने लग पड़ी। वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था, एक हसरत भरी निगाह से। और अरगन हम दोनों को देख रहा था। इस न्यूज़पेपर वाले के हाथ से छीन लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वापस आकर मुझे एक मुस्कुराना नजर डाली। मैं उसकी तरफ देखे बगैर बालों में कंघी करने लगी। मैं सारा दिन इस न्यूज़पेपर वाले के ख्यालों में ही गुजार दिया और अरगन हस्बे मामूल खेलने चला गया। अगले दिन क्या हुआ, वो स्कूल के लिए निकल रहा था। इसके पीछे पीछे निकली। वो अपने दोस्त के घर उसे बुलाने लगा। उसने मुझे नहीं देखा, मैं भी अच्छे से पीछे से आई थी। मेरा नाम 1.5 करोड़ जमा है। अब कोई ऐसा तरीका बताओ मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं, ताकि मामू ममानी से अपने पैसे ले सकूं। नहीं तो वो तो मेरे नाम की सारी रकम मेरे से बड़ा होने तक ख़त्म कर देंगे। इस दोस्त ने पूछा, तुम्हें किसने बताया इतनी रकम तुम्हारी है? आयगान ने अपने दोस्त को बताया, कल रात मैंने छुप कर मामू ममानी की बातें सुनी। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अब ये सारी बात मैं सुन रही थी। उन्होंने मुझे नहीं देखा था। मैं अपने कॉलेज चली गई। कॉलेज से बाहर निकली तो वही न्यूज़पेपर वाला एक सब्जी के ठेले के पास खड़ा सब्जी ले रहा था। मैं उसके पास गई और उसे सलाम किया और अपना नाम बताया। उसने अपना नाम फिरोज बताया। फिर हम बातें करने लगे और साथ साथ घर की तरफ बढ़े और कब मुझे पता ही नहीं मैं अपने घर के करीब पहुंच गई। अल्लाह हाफिज़ बोलकर अपने घर आई। घर आकर अम्मा अब्बा को अरगान की बात बताई। वो सुबह दोस्तों के साथ कर रहा था। जब अब्बा घर आया दोनों ने खूब धुलाई की, साथ बहुत सा बुरा भला भी बोल दिया। मेरी अम्मी ने साथ ये भी बताया, शुक्र है हमारी बेटी तुम्हारी बात सुन रही थी और हमें घर आकर बता दिया। पता नहीं क्या क्या सोचती हो हमारे लिए। अया ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और वहाँ से चला गया। शाम तक ना आया। इसके दोस्त के घर भेजा। उधर अपने दोस्त के घर बैठा खाना खा रहा था। उसको उधर से उठा कर लाई। इसने अब्बा को सॉरी बोल दिया और फिर मेरी रूटीन भी बन गई। रोज़ कॉलेज से निकलती, फिर खड़ा होता, वो मुझे ही मिलने आता। एक दिन उसने मुझसे कहा उसको बुखार हो रहा है, उसका घर करीब ही है, उधर चलते हैं। उधर खड़े नहीं होने हो रहा था। मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी है। कहते हैं मर्द और जब अकेले हों तो दरमियान में उधर तीसरा शैतान मौजूद होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके कहने पर उसके घर चली गई। हम दोनों भी जवान थे और
اپنے جذباتوں کو کنٹرول نہ کر سکے۔ جب ہوش و حواس بحال ہوئے، دیکھا تو کافی ٹائم ہو چکا تھا جب میں اس کے گھر سے نکلی اور گھر آئی۔ اب یہی روز ہونے لگا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ جب میں نے فیروز کو بتایا تو اس نے کہا ہسپتال چلیں۔ میں اس کے ساتھ ہسپتال آئی۔ مجھے امی کا فون آ گیا، کدھر ہو؟ ابھی گھر پہنچو۔ امی کی آواز سے پتہ لگ رہا تھا وہ بہت غصے میں ہیں۔ میں نے اسے کہا کل چلوں گی ہسپتال۔ گھر آئی، اماں نے مجھے بہت مارا۔ ارحان کے پاس کھڑا تھا، بولا تم نے میری شکایت کی تھی، آج میں نے ممانی کو بتایا ہے، بدلہ پورا ہو گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا لیکن کنٹرول کیا۔ اماں مجھے ہسپتال لے گئی، ابارشن کروا دیا۔ ہم جب گھر آئے ارحان گھر نہیں تھا، رات کو بھی نہیں آیا، ڈھونڈنے میں بھی نہیں ملا۔ 2 دن تک اس کا پتہ نہ چل سکا۔ پھر ابا نے پولیس میں رپورٹ کروائی، لیکن سب ڈھونڈتے رہے۔ شک ان 3 لڑکوں پر تھا جنہوں نے ارحان کو تنگ کرتا تھا۔ پولیس نے ان کو اٹھا کر لے گئی۔ یہ ان کو بہت مارا لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ ارحان کو انہوں نے غائب کیا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، میں نے اماں کو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کس سے بات کری تھی، لیکن بات کسی کو پیسے دینے کی ہو رہی تھی۔ تھوڑی وقت میں امی نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ دیکھو کدھر جاتی ہیں۔ فیروز نے میرے کہنے پر امی کا پیچھا کیا۔ تھوڑی دیر مجھے کال آ گئی، انہوں نے بتایا تمہارا شک صحیح تھا، تمہاری امی ان 3 لڑکوں کے مالک مکان سے ایک ویران جگہ پر مل رہی تھی اور ساتھ کافی پیسے بھی دے رہی تھی۔ بول رہی تھی جو مرضی اس کا ساتھ کرو، ہمیں نہیں پرواہ اس کی۔ فیروز کی بات سن کر میں نے فون بند کر دیا اور سوچا امی اس حد تک گر جائیں گی، اتنی نفرت کرتی ہیں اس سے، ابا امی سے۔ ان کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے پولیس سے اس مالک مکان کے گھر پر چھاپا مروایا اور ارحان ادھر سے ہی بہت بری حالت میں برآمد ہوا، زندہ تھا۔ اس کو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ مالک مکان نے بھی پولیس کے سامنے میری امی کا نام لے دیا۔ ڈاکٹروں سے پتہ چلا ارحان کو نہایت تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ابا نے بھی پولیس کو کہا امی کو لے جائیں، کچھ عرصہ تھانے کی نفرت تو ختم ہوگی۔ اس معصوم بچی نے کیا کیا تھا امی کا؟ وہ میرے لیے، کیونکہ میری ساری حقیقت اسے پتہ چل گئی تھی، وہ کسی کو بتا نہ دے، اسی لیے اس نے ایسا کیا۔ اماں کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔